नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था सूरदास जी, हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अब तक। तो जिसमें मैंने पहला जो चैप्टर था वो पढ़ाया था आप लोगों को संत वाणी, जिसमें 3 संत थे, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपा राम खेड़िया। फिर सेकंड चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा सूरदास, जिसमें जो चैप्टर है उसका नाम था भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, यानी कि सूरदास जी का जो चैप्टर है इसका नाम क्या है? भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद ये चैप्टर है। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सूरदास जी का जो चैप्टर है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, इस पाठ की व्याख्या सीखने वाले हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों से एक बात कह रहा हूं जिसे आपको करनी ही है। एक तो आप लोगों को जितने भी कवि परिचय मैं आप लोगों को बता रहा हूं वो कवि परिचय याद करने हैं, और दूसरी चीज जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो है व्याख्या, क्योंकि ये हमें मालूम है कि व्याख्या और जो कवि परिचय, ये 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, ये आने हैं। तो इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। तो जो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि भ्रमर गीत में से अगर कोई पद आता है और उसकी व्याख्या करने के लिए कही जाती है तो उसका व्याख्या करने का सही तरीका क्या होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए हम सीखते हैं व्याख्याएं। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो व्याख्या है वो कितने नंबर की आती है बच्चों? 4 नंबर की आती है। और 4 नंबर की जो व्याख्या आती है उसके अंदर जो अंक विभाजित होते हैं वो कैसे होते हैं? 1 + 2 + 1 = 4, यानी कि 1 + 2 + 3। ठीक है, तो यहां पर ये नंबर इस तरह से विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो लिखना है वह लिखना होता है प्रसंग। क्या लिखना होता है बच्चों? प्रसंग लिखना होता है। तो हम लोग प्रसंग लिखेंगे, लेकिन हम लोग आज कौन से पद की व्याख्या कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पहला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, इसमें जो पहला पद है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन वचन क्रम उर दृढ़ करी जकरी, इसको पद को हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रसंग में क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि प्रसंग को लिखने का तरीका वही रहेगा कि जो भी आपको पद दिया जाएगा उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नाम क्या है? सृजन। पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ, अब पाठ का नाम क्या है? भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद। भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि संदर्भ और प्रसंग दोनों चीजें हमें जोड़नी। तो अब इसके ध्यान रख लेगा कि प्रसंग के अंदर जितने भी 6 पद है इसमें, उन 6 पदों में एक ही बात लिखनी है कि भाई विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव मथुरा से ब्रज में आता है, और वहां पर वह गोपियों को अपने निर्गुण ज्ञान, अपनी योग साधना का संदेश देता है, किंतु गोपियां उसे उल्टा प्रत्युत्तर देती हैं। क्या देती हैं? कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहां ये जो बात हो रही है, सबसे पहली बात तो कि इस पद के अंदर जो गोपियां हैं उनकी विरह वेदना को व्यक्त किया गया है, उनकी कृष्ण भक्ति या उनकी कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम भक्ति है, उस प्रेम भक्ति, उस निष्ठा को यहां पर क्या किया गया? व्यक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिए, इस पद में, यहां से आप दोबारा नोट कर लेंगे, इस पद में विरह वेदना में व्यथित गोपियों को सांत्वना देने हेतु
उद्धव मथुरा से ब्रज में आता है और वह गोपियों को अपने निर्गुण एवं योग साधना भक्ति का उपदेश देता है। तभी वहां एक भ्रमर आ जाता है। गोपियां भ्रमर को संबोधित कर उद्धव से कहती हैं कि क्या कहती हैं? अब देखिए यहां से आप लोग क्या शुरू करेंगे? व्याख्या। क्या शुरू करेंगे? व्याख्या शुरू करेंगे। क्या कहते हैं कि हे उद्धव हमारे हारिल की लकड़ी, कि हे उद्धव हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है और उन्हें हमने अपने मन वचन से, अपने कर्म से बड़ी दृढ़ता से अपने हृदय में जकड़ रखा है। सोवत जागत सपनेहु सोतु कान्ह जकरी। हम तो सोते जागते सपनों में या हमारे सामने आए तभी भी केवल कान्हा के नाम की रट लगाते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं। ठीक है, उनके अलावा हम किसी के बारे में सुनते नहीं हैं। सुनते ही जोग लागत ऐसो अली। हे उद्धव तुम्हारा ये योग संदेश जो है वह सुनते ही हमें ऐसे लगता है जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद चख लिया हो। सो ही व्याधि तुम हमें ही ले आए और उसी बीमारी को तुम हमारे लिए ले आया, जिसके बारे में ना तो हमने कभी देखा, ना सुना और ना कभी व्यवहार में लिया। हे उद्धव ये तो उन लोगों को ले जाकर दे दीजिए जिनका मन चक्री के समान अस्थिर होता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है वो पूरा का पूरा व्याख्या आप लोग ऐसे डिटेल में यहां नोट कर लेंगे। मैं यहां पर आपको लिख करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैंने आपको प्रसंग की शुरुआत करके बताई है। संदर्भ और प्रसंग दोनों मिक्स करके एक पॉइंट लिखेंगे हम, प्रसंग फिर व्याख्या और फिर विशेष टिप्पणी। एक चीज और ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम लोग विशेष टिप्पणी लिखते हैं तो यहां पर मैं विशेष टिप्पणी के पॉइंट जरूर लिखना चाहूंगा। विशेष टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो विशेष टिप्पणी के अंदर आप जब यहां से लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यानी कि ये जो पॉइंट लिखने का आपका क्रम होगा वो इस तरीके से होगा, इस ढंग से आप लोग लिखेंगे। ये नहीं है कि पहला यहां लिख दिया, फिर दूसरा यहां लिख दिया, तीसरा यहां लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। आपको ये पैटर्न ये देख लीजिए, सीख लीजिए। सबसे पहले हमने प्रसंग लिखा, फिर व्याख्या, फिर विशेष टिप्पणी। तो विशेष टिप्पणी के बाद में ये पॉइंट ऐसे आएंगे। तो इसके अंदर जो 4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं वो तो सब में चलते ही, कॉमन बात है कि प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध व प्रवाहमयी है। प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध और प्रवाहमयी है। देखिए यहां पर मैं वापस से नोट कर देता हूं, प्रस्तुत पद की भाषा सरल सुबोध एवं प्रवाहमयी है। ठीक है, इस पद में शब्दों का प्रयोग भावानुकूल किया गया है। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे कि इस पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति, अनन्य भक्ति या उनकी प्रेमा भक्ति का वर्णन किया गया है। इस पद में गोपियों की कृष्ण भक्ति, प्रेमा भक्ति एवं प्रेम निष्ठा
प्रेम निष्ठा का वर्णन किया गया है। मतलब जो भी पद होगा उसके अंदर हम लोग इस तरह की बातें भी लाएंगे, लिखेंगे। फिर हम लिख सकते हैं कि इस पद में तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको काव्य के गुण भी सिखाए थे कि कृष्ण भक्ति के पद होंगे, वहां पर माधुर्य गुण कौन सा आएंगे? इस पद में माधुर्य गुण है। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। और जहां पर माधुर्य गुण होगा वहां पर रीति कौन सी होगी? वैदर्भी रीति होगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इस पद में माधुर्य गुण एवं वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। इस तरह के आप लोग विशेष टिप्पणियों को निकालेंगे। यहां पर बीच में व्याख्या है वो आपको करनी है। इसके अंदर 6 पद हैं, 6 के 6 पदों की व्याख्या आप लोगों को करके मुझे दिखानी है। और बच्चों, वीडियो आप लोग कौन कौन स्टूडेंट देखते हो, आप लोग कमेंट के अंदर अपना नाम जरूर लिख दिए कि हम आप लोगों ने ये वीडियो देखा है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन चीजों को नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि आप लोग ये ना समझे कि हमें ये काम नहीं करना है। जो भी रिटर्न वर्क आपको करने के लिए दिया जा रहा है उसे करते हुए चलें। एक तरफ हमारी व्याकरण का पोर्शन चल रहा है जिसमें हमने पत्र शुरू कर दिए हैं। पत्र में जो सामान्य कार्यालय पत्र हैं वो मैंने आप लोगों को सिखाए थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर अगले पत्रों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे पत्रों के सारे प्रारूप सीखने के बाद हम लोग पत्र बनाना सीखें, पत्र लिखना सीखें। तो सबसे पहले हम लोग पत्रों के प्रारूप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और कुछ कुछ हम लोग पत्र लिखेंगे भी। इसलिए पत्र की प्रैक्टिस भी करें, व्याख्या की प्रैक्टिस भी करें, ठीक है? क्योंकि हम लोग वो क्वेश्चन, वो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं जो 101% एग्जाम में आने वाले होते हैं। फिर हम लोग बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको एक भी याद नहीं करने पड़ेंगे। आपको व्याकरण बिल्कुल याद नहीं करनी पड़ेगी। जो याद करने की चीज है वो मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो व्याख्या की प्रैक्टिस करें, एक आप लोगों को जितने भी कवि परिचय वो याद करें, एक आपको पत्र की प्रैक्टिस करनी है और निबंध की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको रटना पड़ेगा, आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को सब चीजें सिखा दूंगा। जैसे ही क्लास ओपन होंगी तो आप लोगों को ये सब चीजें डिटेल से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। आप लोग अपना काम, वर्क कंप्लीट करते रहिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।